Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. स्टूडेंट एक बहुत अहम मैसेज जो है वो आज मैं अपने लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस जो एक वबा जो है, एक वायरस हमारे जो है वो कंट्री में जो आ चुका है, तो और उसकी ये शिद्दत इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप लोग सब न्यूज़ चैनल्स और इन्फॉर्मेशन इधर उधर से व्हाट्सएप वगैरह पे, मोबाइल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बड़ी जो है वो क्लियर बता दूं कि बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है अब इन दिनों में हमारे लिए। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ध्यान रखें अपना, अपने बहन भाइयों का, वालिदैन बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, एज ए आउटिंग के तौर पे बाहर मत निकलें। कोई भी शाम के वक़्त अपने दोस्तों के साथ मिल के बाहर मत निकलें। तो ये आप बिल्कुल हेजिटेट करें इन चीज़ों से, स्ट्रिक्टली घर में रहें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, घर में रह के बिल्कुल बाहर जाने से इज्तनाब करें। और जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, SOPs पे अमल करें, हैंड सैनिटाइज़र जो है उनको यूज़ करें, मैनी टाइम्स अ डे हैंड वॉश करें। इन चीज़ों का अब आप ज़्यादा ख्याल रखें, मास्क यूज़ करें। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप में इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड मिल रही हैं उनका ध्यान रखें। तो इंशाल्लाह हम इस वबा से जल्द बच जाएंगे। नमाज़ पढ़ें और उस पर दुआ करें ताकि अल्लाह जो है वो हमें इस मुसीबत से जल्दी हमारी जान छूट जाए और हम सब अपनी बाकी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार सकें। तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है ये आपको पैगाम पहुंचाना। तो इसके ऊपर आप बहुत एहतियात से काम करें। इंशाल्लाह हम सब जल्द ही इस वबा से निकल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 50% हमारा कंटिन्यू है और फर्स्ट 50% के अंदर हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम अब चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और 3 के मिड में हम पहुंच चुके हैं और 3.3 एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू कर दी है। इसकी थ्योरी जो है वो हमने उसमें 3 मेजर टॉपिक किए हैं। मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट आप रिवीजन भी हो जाए हमारी कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या बातें पढ़ी हैं, और उसके अलावा आप क्वेश्चंस को भी देख लें कि हमने कौन से पढ़े हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें 3 टॉपिक बड़े अहम थे। नंबर 1 इज़ माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर किस सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कैसे फाइंड किए जाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरी में पढ़ा था। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने इसके नोटेशन क्या है ये हमने पढ़ा था। फिर इन दोनों की बेस पे हमने एग्जांपल की थी और उसके सारे एलिमेंट्स मैंने आपको कंप्लीट करके दिए थे और इसी की बेस पे मैंने आपसे एक एग्जांपल भी एज ए होमवर्क आपको दी थी कि आप उसके भी ये एलिमेंट्स फाइंड करें, माइनर फाइंड करें, उनके कोफैक्टर्स फाइंड करें। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इनकी बेस के ऊपर हमने एक जो हमारा थर्ड टॉपिक था जिससे 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होनी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना। तो हमने ये देखा था कि वी हैव 6 फार्मूलाज टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। 3 रो के थे, 3 कॉलम के थे और हमने उन फार्मूला से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को टाइप 1 कहा था, इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो हमने लास्ट लेक्चर में उनमें से हमने एक 2 पार्ट हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था और मैंने आपको एज ए होमवर्क भी वो क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेंट के वो 6 फार्मूला में से कोई एक यूज़ करना है। तो होपफुली आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो एज ए प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन मैं और आज ही कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट वाली टाइप फिर एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाए आज के लेक्चर में भी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज हों तो वो आप आज के लेक्चर में उसको डिस्कस कर लें। टाइप 1 मोस्टली एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन लेवल की हैं, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी कोई एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो स्टूडेंट बुक्स ओपन कर लें, रजिस्टर सामने रख लें और आप लोग पेज नंबर 112 पे आ जाएं। ये 3.3 एक्सरसाइज
को हम टाइप 1 का ही हम एक क्वेश्चन दोबारा करते हैं। टाइप नंबर 1 का मतलब है कि वो 6 फार्मूलाज, उनकी मदद से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट के 6 फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हमने टाइप 1 के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.3 है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और 3 का पार्ट 5 ये मैंने टाइप 1 में कहा था, इसको आप इम्पोर्टेंट भी लिख लें। तो लेफ्ट हैंड साइड्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, 3x3 ऑर्डर है। और हमें इसका आंसर राइट साइड पे 4ABC ये आंसर लाना है हमें स्टूडेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, केयरफुली मैथ की बुक 112 पेज और उसके अलावा रजिस्टर पेंसिल अपने पास रखें और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टाइप 1 डिटर्मिनेंट के 6 फार्मूलाज हैं। इवेलुएट बाय रो 1, एक्सपैंड बाय रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये फार्मूलाज जो है वो हमारे 6 फार्मूलाज में आते हैं, डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने में यूज़ होते हैं। इनसे जितने क्वेश्चन होंगे वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया हुआ है। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट्स कर लिए थे, और अब ये एक और मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपके आज के लेक्चर में टाइप 1 थोड़ी सी रिवाइज़ हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम टाइप 1 का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमने क्या देखना है कि डिटर्मिनेंट में क्या कोई एंट्री ज़ीरो है, कोई एंट्री ज़ीरो है। अगर हो तो हम जिस रो या कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो होंगे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे उन 6 में से। लेकिन अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो फिर मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपने एक्सपैंड बाय रो 1 का फार्मूला यूज़ करना है। तो आप अभी इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1, क्योंकि कोई ज़ीरो नहीं है तो हम एक्सपैंड। अब आपको एक्सपैंड बाय रो 1 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रो 1 का मतलब है कि ये 3 एलिमेंट यूज़ होंगे, इन 3 एलिमेंट की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो पहली एलिमेंट की पोजीशन होती है A11, साथ उसका माइनर M11, 1 + 1 2 इवन होता है, इवन होगा तो प्लस कोफिशिएंट आएगा। फिर माइनस A12, ये क्योंकि 1 + 2 3 होता है, ऑड है, ऑड में नेगेटिव साइन आता है। प्लस A13 M13, 1 + 3 4 होता है, इवन है तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका एक्सपैंड बाय रो 1 का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का स्टूडेंट। अब इसमें आपने वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है। A11 की जगह है B + C, और M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला स्क्रिप्ट जो है वो रो के लिए है, दूसरा स्क्रिप्ट कॉलम के लिए है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो C + A, B C A + B, ये रह गया। माइनस A12 की जगह पे A है तो A लिख देंगे। उसके बाद M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट आपने उसमें से डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट A है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर देना है। तो B C + A C और C, ये स्टूडेंट हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। रूटीन वे है B + C, 2/2 का ये डिटर्मिनेंट है और हमें इसको पता है कि कैसे एक्सपैंड करते हैं। पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा तो C + A इंटू A + B माइनस CB माइनस A, फिर ये मल्टीप्लाई होगा B इंटू A + B माइनस CB प्लस A BC माइनस C इंटू C + A। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपकी ज़रा केयरफुल आप उसको मल्टीप्लाई करें। CA + CB + A² + AB माइनस CB, ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस A BA + B²
माइनस सी बी स्क्वायर, सॉरी जस्ट माइनस सी बी, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, ये बी सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस ए बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ये अरेंज कर लें, इनमें सी बी माइनस सी बी प्लस सी बी कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव बी प्लस सी इंटू सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई आप करेंगे, यहाँ मैं आ जाता हूँ, प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अभी कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही है तो आप कर दें, तो अभी इनमें से कोई चीज़ भी कैंसिल नहीं हो रही, ये दो ऐड हो सकते हैं तो कर दें, साथ इसको मल्टीप्लाई करें, सो सी ए बी ये से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तीन टर्म्स आ गई आपके पास। फिर ये सी को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 टर्म्स आपके पास आ गई, 3a और 3a। उसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देख लेंगे कि जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल आउट कर दें, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी के साथ कैंसिल हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हो गया, प्लस सी ए स्क्वायर वो माइनस सी ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। सो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4, तो ये ए बी सी की 4 टर्म प्लस हो रही हैं, सो यू हैव ए 4 ए बी सी एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर टाइप 1 जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी उन्हीं को ही हमने रिपीट किया है, ताकि आप एक दफ़ा फार्मूलाज जो हैं वो मेमोराइज़ कर लें कि रो 1 का फार्मूला किस तरह मेमोराइज़ किया था, कैसे लिखना है, रो 2 का फार्मूला कैसे मेमोराइज़ करना है, रो 3 का कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। क्लियर स्टूडेंट? तो 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 टाइप 1 का क्वेश्चन था। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको सारे टाइप 1 में जो जो क्वेश्चन आते हैं, कोई कंप्लीट क्वेश्चन है, कोई किसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो इस तरीके से करने से आसानी से सॉल्व होते हो, वो और मेथड से भी हो जाते होंगे, लेकिन इन तरीक़ों से इस मेथड से करना वो थोड़ा सा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी के। तो लेफ़्ट साइड है एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, कोई एलिमेंट ज़ीरो नहीं है स्टूडेंट। तो हमने टाइप 1 के अंदर जो 6 फार्मूलाज है उसमें ये पढ़ा है कि आपने रो 1 से इस तरह की सिचुएशन में सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सपैंड बाय रो 1 स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करने लगे हैं, तो आपको पहले एक्सपैंड बाय रो 1 फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। रो 1 है तो रो 1 के 3 एलिमेंट यूज़ होंगे। पहले एलिमेंट की पोजीशन होती है A11, साथ M11 मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिटर्मिनेंट बनाने का फार्मूला है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो 1 + 1 2 इवन होता है तो इसके साथ प्लस साइन आएगा, तो प्लस स्टार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर सेकंड टर्म जो है वो 1 2 पोजीशन पे है, 1 और 2 का सम 3 होता है, 3 का मतलब ऑड है, ऑड में नेगेटिव आता है तो M12 आ जाएगा।
फिर ये मैं क्योंकि को फैक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है इसलिए इसमें ऑल्टरनेट साइन आते हैं प्लस माइनस प्लस, जबकि को फैक्टर में अगर लिखेंगे आप तो फिर वो सारे प्लस वाले होते हैं। माइनर में लिखेंगे तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को, और अगर को फैक्टर में लिखेंगे तो सारे प्लस आते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी ये बातें मैंने रिपीट की हैं। स्टूडेंट क्लियर होगी बात। अब A11 एलिमेंट B प्लस सी है, M11 पहली रो पहला कॉलम का इसमें जिक्र आया तो आपने वो छोड़ देना है, जो बाकी बचेगा वो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। फिर A12 की जगह पे ये वाला A है, यानी पहली रो दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट A है, तो A स्मॉल A12 की जगह पे A आ जाएगा, और M12 जो है वो पहली रो दूसरा कॉलम आपने डिलीट कर देना, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फिर प्लस A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपको ये चीज़ मिल जाएगी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम या थर्ड एंट्री वो A है तो यहाँ A आ गया। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करके ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये B प्लस सी एज इट इज़, ये आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट लोअर क्लासेस से हम सीख रहे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। पहले आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं C प्लस A इंटू A प्लस B, फिर माइनस फार्मूले में आता है, और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं CB। इसी तरह हमने ये आगे वाले डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया और फिर ब्रैकेट एक्सपैंड किए, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उनको फ्रीक्वेंटली मल्टीप्लाई किया। बाहर नेगेटिव साइन होगा, अंदर शिफ्ट होते वक्त वो साइन चेंज कर देता है, तो उस आइडिया को भी फॉलो किया हमें। ये इक्वल से ही हमारा एक स्टेप है, फिर दोबारा इक्वल यहाँ है, तो ये सारा ये दोनों एक ही स्टेप के हिस्से हैं। फिर ये इक्वल है तो ये 2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये इक्वल एक ही सारा स्टेप है। आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। और फिर जो कैंसिलेशन हो गई, चीज़ें अपोजिट साइन वाली वो कैंसिल कर दी, और ABC 4 टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है एडिशन में, तो वो ऐड होकर 4ABC हो गया। यही हमारी राइट साइड की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप पार्ट 5 को राइट साइड देखें तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट होपफुली आप लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट भी कर लिया होगा, और मैंने एक दफ़ा आज के लेक्चर में रिवाइज़ भी कर दिया है। उसके अलावा आप यूनिक नोट से हेल्प लें, टाइप 1 के अंदर वहाँ मार्क करें, वहाँ नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चंस टाइप 1 के हैं, ये मैंने आपको बताया है, इसलिए आपने यूनिक नोट्स के इन पार्ट्स के आगे टाइप 1 लिख लेना है। बुक के ऊपर भी उन क्वेश्चंस के आगे टाइप 1 लिख लेना है। टाइप 1 का मतलब है कि हम सिमिलर मेथड यूज़ कर रहे हैं। जिन क्वेश्चंस को टाइप 1 कहा है उन सब को सॉल्व करने का तरीका ये 6 फार्मूला में से कोई एक होगा, इसलिए हमने इनको एक जैसे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके पहले टाइप में लिख लिया है और उनको हमने पहले अटैम्प्ट किया। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट ये मैंने आपको एक और स्टूडेंट वो होमवर्क में दिए थे जो कि 3.2 से रिलेटेड ये, मैं उनकी इक्वेंस को थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस कर देता हूँ। इनको भी मैं टाइप 1 में ही लिख रहा हूँ। टाइप 1 में लिखने का मतलब है कि ये प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस एक्सरसाइजेज से ही रिलेटेड है। टाइप 1 में मोस्टली 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये 2/2 के हैं, तो इसलिए ये आपका 3.12 वाला आइडिया ही है, जस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोज इनवर्स। तो मैं उनके रिजल्ट्स यूज़ जो है उनको एक लिस्ट में बना देता हूँ, ये हमें हेल्प करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उससे ये रिजल्ट हमें मिलता है कि AB होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 से हमें ये रिजल्ट मिलता है, और इसको आपको दो मैट्रिक्स दिए AB 2/2 ऑर्डर है। लेफ्ट साइड को पहले आप सॉल्व करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 ऑर्डर में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। फिर राइट साइड में आप B का इन्वर्स लेंगे, A का इन्वर्स लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि आंसर दोनों का इक्वल होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि इन मैट्रिसेस AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में बाद में है दूसरी साइड पे उसका इन्वर्स पहले लिखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड दिस इज AB होल इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू A इन्वर्स B इन्वर्स। ये बातें जहन में रखनी है, बिकॉज कॉमोटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। तो ये एक रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 14 से आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। 15 से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगेन B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अगेन जो मैट्रिक्स B बाद में था प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे B के ट्रांसपोज के साथ फर्स्ट नंबर पे है। दिस इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज।
सो ए बी होल ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये इन जनरल बात हो रही है कि सम टाइम आप सेम मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तब तो आ सकता है, लेकिन अगर ए बी हमारे डिफरेंट मैट्रिसेस हैं स्पेशल मैट्रिसेस के अलावा, तो फिर ये रिजल्ट्स वैलिड हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स में एज ए MCQ भी पूछे जाते हैं, और ये हमें रिजल्ट्स क्वेश्चंस के अंदर भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। तो 16 क्वेश्चन से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज़ ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी इसमें इस लेफ्ट साइड को कैसे सॉल्व करना है कि आपने पहले ए का इनवर्स लेना है, वही फॉर्मूलाज एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट देन ट्रांसपोज। दूसरी तरफ पहले ट्रांसपोज बाद में इनवर्स, आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम हो जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये एज ए MCQs भी आएंगे और नेक्स्ट भी यूज़ होंगे, और ये वाले क्वेश्चंस भी आपने स्टूडेंट अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया, इसमें 2x2 का मैट्रिक्स है। ये सारे टॉपिक्स हमने 3.12 में पढ़े हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स, हाउ टू टेक द ट्रांसपोज, तो यही 2 चीज़ें इसके अंदर, एंड हाउ वी प्रोडक्ट 2 मैट्रिसेस A एंड B। तो ये 3 टॉपिक ही इसके अंदर यूज़ हो रहे होंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस में जो रिजल्ट्स हैं वो एक तो हेल्पफुल हैं आपके लिए। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर एक रिज़ल्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है कि k इंटू ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू k इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब ये k की पावर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये देखना है कि इफ़ a इज़ 3/3 ऑर्डर, a कौन है, मैट्रिक्स है। चले ऐसे लिख लें, इफ़ मैट्रिक्स A हैज़ ऑर्डर 3/3, इफ़ मैट्रिक्स A हैज़ ऑर्डर 3/3 देन, तो अगर 3/3 ऑर्डर होगा तो k की पावर 3 जो है वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगी। 3 दफ़ा k, आप पहली रो से k कॉमन लेंगे, दूसरी रो से k कॉमन लेंगे, थर्ड रो से k कॉमन लेंगे, तो इसलिए k इंटू k क्यूब हो जाएगा। तो अगर आपने देखना है इस इक्वेशन को कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इफ़ ऑर्डर इज़ 3/3 तो k डिटर्मिनेंट से बाहर आके k क्यूब हो जाएगा और a डिटर्मिनेंट। अगर ये एक बात हो गई, इसको मैं 4 पॉइंट कह देता हूँ। 4 पॉइंट का ही सब पार्ट है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा तो ये A² होगा। मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 2/2। अगर A मैट्रिक्स 2/2 का है तो ये इक्वेशन में k की पावर 2 आ जाएगा, एंड सिमिलरली सो ऑन k पावर n। तो n अगर पावर है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n होगा, यानी n/n का अगर मैट्रिक्स है तो फिर ये इक्वेशन ट्रू होगी। k की पावर को सिर्फ चेंज करना है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, और k डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। k इज़ एनी स्केलर नंबर एंड a इज़ अ मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट जो कि आपको अभी तक जो हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इसकी लिस्ट बना लें, ये सारे MCQs भी हैं और आगे क्वेश्चंस में ये हमें हेल्प भी करेंगे। और भी कुछ रिजल्ट्स मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। 4 रिजल्ट्स हो गए। 5th रिजल्ट्स है। 5th रिजल्ट ये है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA इन जनरल, कि AB का प्रोडक्ट और BA प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होते, कॉम्यूटेटिव लॉ इनमें होल्ड नहीं करता। फिर एक और रिजल्ट्स पहले भी हमने पढ़ा है, ये मैंने पहले भी एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें ये लिखा है A ट्रांसपोज के 2 मैट्रिक्स ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो उनका जो होल ट्रांसपोज है वो 8 अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स हैं जो हमने आगे यूज़ भी करने हैं, आपको ये पता होने चाहिए। इनको होपफुली आप अपने रजिस्टर के ऊपर इसी सीक्वेंस के अंदर नोट करें। और ये जो फर्स्ट 4 हैं सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट 4 तक जो हैं वो ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ये रिजल्ट्स है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें आप ऐड कर लें
ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है एंड सिमिलरली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए होता है। तो ये रिजल्ट्स भी हमें हेल्पफुल होंगे आगे वाले क्वेश्चन में, और ये सारी एमसीक्यूज की चीज़ें भी हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारी टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया है, मैं यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। टाइप नंबर 1 के अंदर हमने 6 फार्मूलाज डिटर्मिनेंट के डिस्कस किए हैं कि हाउ वी इवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 6 फार्मूलाज थे, 3 रो के 3 कॉलम में, और उससे जितने क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट है कि जो कि इन फार्मूला से होने हैं। वो हमने आज के लेक्चर में अब तक कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में मैंने आपको वो रिवाइज भी कर दिया, एक क्वेश्चन भी करके दे दिया है कि आप फार्मूलाज को किस तरह डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते वक्त अप्लाई करते हैं। और फिर टाइप 1 के क्वेश्चंस के रिजल्ट्स की बेस पे मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स लिख दिए हैं जो कि हेल्पफुल है हमें एमसीक्यूज़ के लिए और एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट हम अपनी टाइप 2 की तरफ मूव करेंगे कि वो टाइप 2 क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं और वो किस फार्मूलाज के तहत होने हैं और उसमें क्या तरीक़ाकार है। टाइप 2 के अंदर स्टूडेंट हम 6 फार्मूलाज के साथ मज़ीद हेल्प लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आप सब लोग पेज 105 पे स्टूडेंट्स ओपन कर लें, सब ने पेज 105 बुक का सामने ओपन कर लें। उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पेज, उस पूरे पेज के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, हम उनकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प भी लेंगे डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए। अभी सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रख लें कि ये जो टाइप 1 है, इससे डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना सम टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेंथी हो जाता है। कुछ पार्ट आपने प्रैक्टिस किए होंगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ये जब आपने इसको इवेलुएट किया होगा एक्सपैंड बाय रो 1 में से, तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में टाइप 1 से करना क्वेश्चन जब लेंथी हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, गलती के चांस ज़्यादा हों, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ये जो हम अपनी सेकंड टेक्निक पढ़ने लगे हैं ना, इसकी हेल्प लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ज़रा कम हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइप, मिनिमाइज़ हो जाएंगी, हम जल्दी अपने आंसर पे अप्रोच कर लेंगे। ये फ़ायदा होगा हमें ये प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने से। क्लियर स्टूडेंट? तो टाइप 2 क्या है कि हम उसमें फार्मूला 6 के साथ मज़ीद इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प भी लेंगे कि हम अगर ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें और फिर फार्मूला यूज़ करें तो हमारी कैलकुलेशन एज़ कम्पेयर टू कि हम सिर्फ फार्मूला यूज़ करें उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, जल्दी हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें मैं पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ। आप देखें टॉपिक को अगर गौर करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट विच हेल्प इन देयर इवेलुएशन, कि डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बड़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1, ये स्टूडेंट हम पेज नंबर 105 के ऊपर टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्लियर। पेज 105 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हमारी डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है P1 का मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाय n उसका ऑर्डर है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, हमने 3.1
एक्सरसाइज वगैरह से पहले थ्योरी में पढ़ा था कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन n बाय n का मतलब है रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कहता है कि A का डिटर्मिनेंट और A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल आंसर रखता है, ये उसने हमें पहली प्रॉपर्टी के अंदर बात बता दी है। तो देखें इससे हमें कितना फ़ायदा होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता है, सपोज 2 3 4 5। हमें ये कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स है, फाइंड ए डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अगर हमें इस प्रॉपर्टी का ना पता हो, बात समझिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर हमें इस प्रॉपर्टी का ना पता हो तो हम अपने रूटीन वर्क में कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स है। एग्जांपल के लिए मैंने 2 बाय 2 लिया है ताकि ज़रा जल्दी कंप्लीट कर लें। तो ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी हमें 2 दफ़ा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही दफ़ा डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट ले लें। सोल्यूशन मसलन इसका देख लें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे वर्टिकल लाइन के साथ, और ये 2 बाय 2 ऑर्डर है, इसका डिटर्मिनेंट डायगनली मल्टीप्लाई होता है, 5 2 10 -12, सो आंसर इज -2। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आ गया। अब हम ये कह देंगे कि वी नो दैट हम अगर ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, वी नो दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का आंसर -2 है, तो इस तरह ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट का भी -2 आ जाएगा। तो एक दफ़ा ही डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना पड़ेगा, लेकिन तो और इस प्रॉपर्टी की बेस पे ए ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका आंसर भी हम वही लिख देंगे। तो ये इस प्रॉपर्टी का हमें बेनिफिट होगा कि हम 2 दफ़ा डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अलग फाइंड करने की बजाय हम इस प्रॉपर्टी की बेस पे शॉर्ट कर देंगे वो रिज़ल्ट कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वही उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा ये पहली प्रॉपर्टी का। तो ये MCQs भी पेपर में आ सकता है, और उसके बाद ये क्वेश्चन के अंदर आप इसको इस पैटर्न पे देख भी सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है तो वो स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो इक्वल आंसर जो है वो हमें देगा। तो लिहाजा अब ए मैट्रिक्स लें और ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये दोनों फाइंड करने के लिए अगर कहा जाए तो आप सिर्फ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, जो आंसर आएगा इस इक्वेशन को लिख के ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दें तो ट्रांसपोज का भी वही हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन किया है, होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका हमें क्या फ़ायदा है कि हम क्वेश्चन जो 2 दफ़ा डिटर्मिनेंट जहाँ लेना था वहाँ एक ही डिटर्मिनेंट लेना है, दूसरा उसका आंसर वही लिख देना है, ये इसका हमें एडवांटेज होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी। क्लियर? सो नाउ सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ स्टूडेंट, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक सामने रखें और प्रॉपर्टी 2 को मैं रीड कर रहा हूँ, उसको देखें। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 rows or 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is negative of a determinant। कह रहा है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, ज़रूरत के तहत अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, ये क्यों इंटरचेंज करना चाहते हैं ये आप आगे एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ ये मैं बात आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसी। अभी सिर्फ इसको एज इट इज़ ये समझें कि अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट की रोज़ को इंटरचेंज करने की ज़रूरत है तो हमें अलाउ किया गया है इस प्रॉपर्टी 2 में कि आप इंटरचेंज कर लें, लेकिन कहता है कि अगर आप एक दफ़ा इंटरचेंज करेंगे तो आंसर उसका नेगेटिव में आएगा। मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, आपने इसको डिटर्मिनेंट बना लिया 2 3 4 5,
अब आपने इसका आंसर फाइंड किया, सो 5 to 10 minus 12 एंड आंसर इज -2। अब वो ये कहता है कि अगर आप इसकी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, या रो से इंटरचेंज हो सकती है, कॉलम से इंटरचेंज हो सकता है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखना है। मसलन अब मैंने इस डिटर्मिनेंट की, ये मैं सेकंड वे में जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। एक वे तो ये हो गया कि आपने इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। सेकंड वे में क्या किया है कि मैंने रो 1 जो है उसको रो 2 से इंटरचेंज कर लिया है। फिर उसके लिए ऐसे लिखते हैं, कैपिटल R1 यानी रो 1 और ये एरो का साइन लगाएंगे, डबल फेस एरो, और R2 यानी रो 1 और रो 2 इंटरचेंज कर दिए। इसका मतलब ये है, तो रो 2 ऊपर ले, रो 1 नीचे ले, 4 5 2 3। क्लियर स्टूडेंट? अब मैंने ये रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया है। तो कहता है कि अब आंसर जो उसका आया था, इसका आंसर उससे नेगेटिव का चेंज होगा। सो 4 3 12 -10 तो 2, देखिए वो -2 आया था, ये 2 आया था, यानी नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2 हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि आंसर वही रहे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का आया था। ये हमारा टारगेट है। फिर सुन लें, ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमारा, अगर हम बगैर एलिमेंट को चेंज किए हुए डायरेक्ट फाइंड करें तो ये आता है। और अगर हम उसकी कोई रोज इंटरचेंज कर लें या कॉलम इंटरचेंज कर लें तो उस आंसर से नेगेटिव का फ़र्क आता है नए सिचुएशन में आंसर का। हम ये चाहते हैं कि वही आंसर रहे जो कि उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर डिटर्मिनेंट का आता है, वही इस सूरत में भी आए। तो वो ये कहता है कि आप -a डिटर्मिनेंट कर लेंगे, यानी ए चेंज करना है तो साथ माइनस लगा दें। रोज़ एक दफ़ा चेंज करें, माइनस लगाएं, फिर चेंज करिए, फिर माइनस लगाएं। तो डिटर्मिनेंट के बाहर पहले ही माइनस साइन लगा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आंसर वही रहेगा जो कि पहले वाली पोजीशन में था, बगैर इंटरचेंज किए। इंटरचेंज अगर करना है तो आपको इजाज़त है, कर लें, लेकिन अब आपने प्रॉपर्टी 2 में ये सिखा दिया है कि जब इंटरचेंज करें तो बाहर नेगेटिव साइन पहले ही लगा दें ताकि ओरिजिनल आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े, वही आ जाए। तो यही प्रॉपर्टी 2 हमें एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त उसकी 2 रोज़ को इंटरचेंज करना चाहते हैं या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आप डिटर्मिनेंट के बाहर पहले ही नेगेटिव साइन लगा दें ताकि उसके ओरिजिनल आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े। क्लियर स्टूडेंट? मैंने ये 2 प्रॉपर्टीज स्टूडेंट आपको रिवाइज कर दी हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी हैं विद एग्जांपल। होपफुली आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड की होंगी। इंशाल्लाह बाकी प्रॉपर्टीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। जब तक आप ये 8 प्रॉपर्टीज़ मेमोराइज़ नहीं करेंगे, हमारे जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में है उनको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो अगर हम पुराने टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाते हैं। इसलिए हम उनमें ये अपनी न्यू टेक्निक प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व करेंगे और फिर हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस कोरोना वायरस से रिलेटेड दी हैं उनको जहन में रखें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, घर में रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।